हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम तंत्रिका कोशिका के बारे में। हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है, यह तंत्रिका कोशिका जो है, यह तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। अभी इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण कहाँ होता है? इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, है ना। एक्टोडर्म को हम क्या कहते हैं? बाह्यजन स्तर। बाह्यजन स्तर। तो ये वो एक्टोडर्म होती है जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। ये कार्य क्या करती है? इनका फंक्शन क्या होता है? इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि ये आवेग उत्पन्न करती है। ठीक है। ये क्या करती है? आगे आवेग उत्पन्न करती है और उनका संचरण भी करती है, प्रोपगेशन भी करती है, आवेगों का संचरण भी करवाती है। क्लियर है? अगर हम इनकी संरचना के बारे में देखें, है ना, किसकी संरचना, हम तंत्रिका ऊतक की संरचना के बारे में देखें तो इसकी संरचना दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक बनती है न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल्स से मिलकर बनती है, प्लस इसके साथ एक सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। क्या कहते हैं? ग्लायल सेल्स, या इनको हम सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है। न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम तंत्रिका कोशिका कहेंगे। तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका कोशिका और सहायक कोशिकाओं से मिलकर बनती है, जिसको हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो तंत्रिका कोशिकाएं, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये उत्तेजनशील होती हैं। कैसी होती है? उत्तेजनशील होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये उत्तेजनशील होती हैं। क्लियर है? ये आवेगों की उत्पत्ति एवं उनका संचरण करती है। उत्पत्ति एवं संचरण करती है। किसका? आवेगों का संचरण करती है। उसी तरीके से जो ग्लायल सेल्स होती हैं, ये ग्लायल सेल्स क्या करती हैं? ये लगभग कुल तंत्रिका तंत्र का लगभग 50% जो भाग होता है, ये इन्हीं से मिलकर बनता है, सहायक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम ग्लायल सेल्स की बात करें तो ग्लायल सेल्स जो हमारी किताब में दिया हुआ ग्लायल सेल्स, तो इन ग्लायल सेल्स को ये ग्लायल सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की जो हमारी किताब में दी हुई है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वान सेल्स, ये भी एक प्रकार की ग्लायल सेल है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और दूसरा क्या दिया हुआ है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये जो दो टाइप की ग्लायल सेल्स हैं, स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यही दोनों सेल्स मिलकर क्या करती हैं? माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। माइलिन शीथ का निर्माण करती है। ये माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एक्सॉन की, जो एक्सॉन होती है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये स्वान सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ये स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है? माइलिन का निर्माण करती हैं। क्लियर है? और भी कई सारी सहायक कोशिकाएं होती हैं। उन सहायक कोशिकाओं के नाम है जैसे एस जैसे एस्ट्रोसाइट्स है ना, एस्ट्रोसाइट्स वगैरह हैं। एस्ट्रोसाइट्स ये भी एक प्रकार की ग्लायल सेल है। ठीक है ना। एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? एपेंडाइमल एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। ठीक है। और कौन सी सेल्स होती हैं? माइक्रोग्लायल सेल्स होती हैं। माइक्रोग्लायल सेल्स होती हैं, जो कि
जिनको हम ग्लायल सेल्स कंसिडर करते हैं। तो इतने प्रकार की ग्लायल सेल्स हमारी बुक में दी गई हैं, जिसको हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं इनको हम फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की ये क्या होती हैं एग्जैक्टली, महाभक्षाणु सेल्स होती हैं। महाभक्षाणु सेल्स होती हैं, ये वो सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन्स में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने से उनको बचाती हैं उन सब चीज़ों से। क्लियर है? हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं कि न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है। ठीक है, न्यूरॉन में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसी इसकी संरचना होती है। क्लियर है? तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन की जो संरचना है ना, जो न्यूरॉन है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा सेल बॉडी और एक होता है न्यूराइड्स। ठीक है, न्यूराइड्स को हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये हमारा सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। तो फर्स्ट पोर्शन ये हो गया हमारा सेल बॉडी, और दूसरा न्यूराइड्स। न्यूराइड्स में क्या आते हैं, ये जो हमारे ये वाले पोर्शन है इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, द्रुमाक्ष, है ना। और ये सारे पोर्शन हो गए, और इसके बाद ये जो निचला पोर्शन है ये पूरा, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये प्रवर्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रवर्ध में क्या क्या आते हैं, डेंड्राइट्स आते हैं, जो हमने ये वाला पोर्शन देखा है डेंड्राइट्स का, और दूसरे आता है एक्सॉन। ये जो एक्सॉन वाला पोर्शन ये हमने देखा कि ये एक्सॉन वाला पोर्शन है। तो न्यूरॉन की संरचना में दो रीजन से, एक सेल बॉडी हो गया जिसको हम कोशिका क्या कहते हैं, दूसरा हो गया न्यूराइट्स या प्रवर्ध। प्रवर्ध में दो रीजन्स आते हैं, एक है डेंड्राइट्स, द्रुमाक्ष जिसको कहते हैं, और एक्सॉन्स आते हैं जिसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में सिग्नल की क्या दिशा होती है, कि सिग्नल किधर से किधर फ्लो करता है, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाता है या एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ जाता है। चलिए देखते हैं। तो जो सिग्नल का उत्पत्ति है वो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है, द्रुमाक्ष से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे द्रुमाक्ष से सिग्नल स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये द्रुमाक्ष से स्टार्ट होकर किधर जाएगा, द्रुमाक्ष के बाद दिया जाएगा कोशिका काय में। कहाँ जाएगा ये, कोशिका काय में। कोशिका काय के बाद ये किधर जाएगा, ठीक है, यानी सिग्नल यहाँ जनरेट होगा, यहाँ से जाएगा कोशिका काय में, फिर कोशिका काय से कहाँ जाएगा, ये तंत्रिकाक्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये तंत्रिकाक्ष वाले रीजन में ट्रांसफ़र होगा ये सिग्नल। ठीक है ना, अब तंत्रिकाक्ष के बाद ये तंत्रिकाक्ष में पहुँच गया। अब ये तंत्रिकाक्ष के इंड वाले पोर्शन में पहुँच गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स के टर्मिनल। यहाँ पे होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। क्लियर है, तो तंत्रिकाक्ष के टर्मिनल रीजन पे ये पहुँच जाता है। तो इसके बाद यही पोर्शन से जो सिग्नल आया हुआ है, ये सिग्नल अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है, तो तंत्रिकाक्ष के बाद ये जो सिग्नल है ये दो तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए पहला क्या हो सकता है कि ये जो सिग्नल है ये या तो किसी दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो, ठीक है ना, या तो ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर डायरेक्ट ये टारगेट मसल्स में जाके ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो हमारी जो टारगेट पेशी होगी, है ना, जिस पे हमको फाइनली सिग्नल भेजना है, उस सिग्नल पे जा सकता है। तो देखिए अगर तंत्रिकाक्ष से सिग्नल अगर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर एक सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिनेप्स का, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। और अगर वही सिग्नल डायरेक्ट पेशी में, तंत्रिकाक्ष से सीधे पेशी में पहुँचता है, अगर जो हमारी टारगेट पेशी है या टारगेट हमारी मसल है वहाँ अगर पहुँचता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं NMJ या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है बच्चों,
तो सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है? द्रुमाक्ष से ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा? कोशिकाकाय में, कोशिकाकाय से जाएगा तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से वो दो तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। या तो डायरेक्ट पेशी में जाएगा, अगर डायरेक्ट पेशी में जाता है तो वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का निर्माण करेगा जो कि तंत्रिकाक्ष और पेशी के बीच बनेगा। और दूसरा क्या है, तंत्रिकाक्ष से अगर न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन में अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो जो संरचना वहाँ पे बनेगी, ये जो संरचना यहाँ पे बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स। क्लियर है? इसको हम क्या नाम देंगे? सिनेप्स। ओके बच्चों, थैंक यू।